दाल रोटी का सिस्टम। अगर एक दिन भी हम भाई अगर मजदूरी न करें तो दूसरे दिन की रोटियों की कोई गारंटी नहीं हुआ करते थे। दोस्त मजदूरी करते करते मेरे बड़े भाई जो सबसे बड़े भाई थे उनका भी ऊपर से साया हट गया, परिवार और भूचाल आ गया। भाभी पहले एक्सपायर हो चुकी थी। दोस्त उनके 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटा इस हॉल में मौजूद हैं। उन बच्चों का खर्चा मेरे कंधों पे आ गया। दोस्त मेरा खुद का परिवार, मेरे भाई का परिवार, एक जूस का ठेला, जिंदगी क्या हाल होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा चलते चलते मेरी मैडम भी कुछ समय बाद एक्सपायर हो गई, वो भी खत्म हो गई। बच्चों, 2 परिवार, मैं। दोस्त इस तरह की जिंदगी में थे जिस तरीके से कम पानी में मछली फड़फड़ाती है ना, इस कंडीशन में था। लेकिन दोस्तों आज मैं पुराने 4 साल पिछले मंजर को देखता हूं, मेरी रूहें खड़े हो जाती हैं कि सतवीर तू अब तक जिंदा बचा कैसे। लेकिन दोस्तों मैं कायर नहीं था, मुझे इस बात का भरोसा था ऊपर वाला है तेरे साथ, सब कुछ सही होगा। दोस्त उम्मीद की किरणें, अगर आज ये सब कुछ खत्म किया है तो शायद ऊपर वाला तेरा साथ देगा। दोस्तों बड़े भाई खत्म होने के बाद 2 बेटियों की सगाई की थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी। एक छोटे से घर, 1 कमरे वो रहते थे, 1 कमरे मैं रहा करता था। शादी नहीं करके गए थे। दोस्त उस समय लगने लगा कि इन दोनों लड़कियों की शादी अब तेरे कंधों पे है। दोस्तों रोटियों के लाले तो पहले ही थे, ये 2 लड़कियों का बोझ मुझे महसूस होने लगा। लेकिन दोस्तों एक ही जरिया था कि जो 2 कमरों का मकान था मैंने उसे बेचा। मुझे पता था मेरे भाई की इज्जत मेरी इज्जत। दोस्त उस मकान को बेचने के बाद सही 1.5 महीना बचा था शादी का। खुद मैंने ब्याज पे पैसे लेकर के 1-1.5 लाख रुपए ब्याज पर लेकर के 5% ब्याज लेकर के उन बेटियों के किसी भी तरीके से हाथ पीले किए। और दोस्त जो लड़कियों की विदाई हुई, रिश्तेदारों पर घर का आना हुआ, ये तंग हाल था कि जो आसपास किराने वाले लोग थे वो भी उधार नहीं देते थे। दोस्त रिश्तेदार मिठाई का डब्बा लाते थे, उन्हें विदाई देने के लिए 50 रुपए जेब में नहीं हुआ करते थे। रोटी खिलाने के लिए घर में आटा नहीं हुआ करता था। लेकिन मैं ये सोचता था कि आप मेरी शर्म कैसे बचेगी। दोस्त इधर उधर से उधार करके मैं रिश्तेदार को विदा करता रहा, आते थे जाते थे। क्यों? क्योंकि शादी होने के बाद खर्चा कम नहीं होता, खर्चा बढ़ जाता है। दोस्त परेशान रहने लगा। मुझे इस तरीके की मैं इस दौड़े पहुंच गया कि तू आज अपनी जिंदगी खत्म कर, निकल दुनिया से, जो होगा सब देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं अपने आप से समझाता कि तेरे बच्चे, तेरे भाई के बच्चे, आखिर इनका होगा क्या। दोस्त मैंने सुसाइड तक का मन बना लिया था, लेकिन मुझे भरोसा था ये परेशानी हमेशा नहीं रहेंगी। जब रात होती है तो दिन जरूर होता है। थैंक यू दोस्त। इसी कसम कसम मेरी जिंदगी चल रही थी।
एक दिन वो हाल था। परिवार में एक ट्रेजेडी हुई। बड़े भाई बाहर थे, घर में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं था। कोटा डीलर माताजी ने कहा कि आज राशन बट रहा है, तू चावल लेके आ और आलू मिलाकर के इन बच्चों की आज पेट भरना है। दोस्त, मात्र 4.5 साल पहले की स्थिति बता रहा हूं। घर में 100 ग्राम आटा नहीं था। मैं कोटा डीलर से 5 किलो चावल लेके आया था। आलू काट करके हमने बच्चों का पेट भरा था। दोस्त, आज मैं उस जिंदगी को पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तूने वो दिन कैसे गुजारे थे। दोस्त, उस समय बस दम नहीं निकल रहा था, सब कुछ साथ हो रहा था। मैं कोने छुप करके एक दिन रोआ करता था, काश तू कहां पैदा हो गया। लेकिन दोस्तों, जिंदगी की कहानी चलती रही। चलने के बाद मुझे ठेले पे खड़े हुए मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हुआ करते थे, जो कि मेरे साथ उन्होंने इंटर किया था। 17-18 साल भी हम दोनों लोग अलग अलग बिता करके आए थे। अचानक से मेरे ठेले पर जूस पीने के लिए रुके। मैंने उन्हें पहचाना, उन्होंने मुझे पहचाना। मुझे लगा कि भाई साहब देखे हुए लग रहे हैं आप। बोले कि मैं भी सोच रहा हूं कि आप देखे हुए लग रहे हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैंने अपना परिचय दिया। उन्हें लगा कि यार तुम तो मेरे दोस्त हो। मैं बोला हाँ यार। तो दोस्तों, उन्होंने मुझसे एक दिन बोले कि मैं फ्री होकर के आता हूं, तू मुझे समय देना, ये प्रॉब्लम है तेरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक हफ्ते बाद वो शख्स लौट करके आए और उन्होंने मुझे जाकर के शिक्षा लैब का प्लान दिखा दिया। मुझे मीटिंग लेके गए। मीटिंग में जाकर के मैंने देखा और शिक्षा लैब का प्लान देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सतवीर, शायद भगवान ने इन गड्ढों को भरने के लिए तो यहां भेजा है। दोस्त, मैंने उनसे एक ही बात बोली कि सर मुझे माफ कर दो, ये 8,000 रुपया खर्चा पता नहीं कितने साल लगेंगे मुझे इकट्ठा करने में। दोस्त, रोटियों के लाले थे, जहां चावल खा करके गुजारा हो रहा हो। 2 दिन तक हमने चावल खा करके गुजारा किया हो, और जब 8,000 की बात आती है तो सोचिए क्या मेरे पास रहे होंगे? यस या नो? नहीं थे। जब मैंने मैडम को आकर के बताया कि आज ऐसे ऐसे मैं एक कंपनी देख करके आया हूं, मैडम बोले फिर करना क्या है? मैं करना कुछ नहीं, ये बताओ 8,000 की सेटिंग कहां से होगी? बोले कि आटे के लिए पैसे नहीं है और आप 8,000 की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैडम ने एक ही सॉल्यूशन ढूंढा। जो कान में पहनते ना, क्या बोलते हैं इन्हें? कुंडल। उन्होंने उतार करके दिए कि ये लो। दोस्त, मैडम की बहुत छोटे छोटे से वो उतरवा लिए। जूस बेचा करता था, 1,000 रुपए की मौसमी लाता था, बेच लेता था, दूसरे दिन जाता था, फिर बेच लेता, फिर तीसरे दिन जाता था, लेकिन मंडी नहीं गया। वो एडजस्ट करके मैंने 8,000 रुपए दिए, ज्वाइनिंग कर गया शक्य लैब को। लेकिन दोस्त, मैं आज उस परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस व्यक्ति के पास कुछ न होते हुए भी शिक्षा लैब के ना करने के लिए कोई भी कारण मेरे सामने नहीं आया। क्योंकि मेरे दोस्त, भगवान मेरी जिंदगी की परीक्षा ले रहा था, ना देता कैसे। उसे पता था
कि जब मैंने आज इसे इतनी तकलीफ दी है तो ना देता कैसे। मैं दोस्त उस परम पिता परमेश्वर शुक्र अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे ना नहीं बोलने दिया। और दोस्त सब ऊपर वाले की वजह से यहां खड़ा हूं। थैंक यू। लेकिन दोस्तों जुड़ने के बाद अब हाल और बेहाल था। सिख लाइफ में जुड़ गया, यहां से और भी परेशानी सामने आने लगी। मैं जिसके ही पास जाकर के सिख लाइफ की बात करता था कि साहब एक कंपनी है मैंने ज्वाइनिंग की है, रिश्तेदारों के पास जाऊं तुम ही बन जाओ करोड़पति। क्योंकि दोस्त मेरी जिंदगी क्या थी उनकी आंखों के सामने था, मेरी जिंदगी का फटाहाल उनके सामने था। लेकिन बात समझ में कहां से आती। यशानो रिश्तेदारों के पास गया, उन्होंने बोला तुम ही बन जाओ करोड़पति। भाइयों के पास गया, वो भी बोले तेरा सही चलता है जूस का ठेला, चुपचाप लगा रहा, बच्चे भूखे मर जाएंगे, तू रोड पे आ जाएगा, पता नहीं बहुत बड़ा महाराजा था क्या। लेकिन दोस्त डूबते को तिनके का सहारा, पूरी तरीके से डूबा हुआ था। मुझे शिकलाई मिली, शाम को सुबह को बैग लटका कर मैं डेली जाया करता था। जो शाम को लौट करके आया करता था, एक भी व्यक्ति मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और उन सोते हुए बच्चों के चेहरों को पढ़ा करता था, सोती हुई मैडम के चेहरों को देखा करता था कि काश ऊपर वाला तुझे भी डायमंड बना दे। तो दोस्त मैं ऊपर वाले से कोने में बैठ करके प्रार्थना करता था कि शायद ऊपर वाले मेरी जिंदगी जो घिसट घिसट के चल रही है कुछ करो। लेकिन दोस्तों पहला महीना निकल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 महीने ऐसे ही गुजर गए, एक भी जुड़ने को तैयार नहीं। क्योंकि दोस्त गरीब व्यक्ति के साथ कोई आना पसंद करेगा क्या? जिसके यहां पर 2 दिन से खाना न बना उसके साथ कोई जुड़ेगा क्या? उस पर भरोसा करेगा क्या? किसी ने नहीं भरोसा किया। लेकिन मैं अपने सीनियर से मिला, सीनियर ने एक ही बात बोली कि सतवीर मैं तेरे साथ में हूं, मैं हर तरीके से तेरे साथ में हूं। लेकिन दोस्त मैं उस समय अपने पेशेंस को खत्म करने वाला था। उसी समय मेरी महागुरु जी मिस्टर जसवी सर से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला सतवीर मैं तेरे साथ में हूं ना। थैंक यू दोस्त। सर से मुलाकात करने के बाद सर ने बोला ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। दोस्तों ट्रेनिंग के लिए अलीगढ़ में भी नया ही सिस्टम था, कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी। मैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए मथुरा आया करता था। लेकिन जब ट्रेनिंग की बात आती तो मथुरा ने पैसा एक भी नहीं। मैं दोस्त अलीगढ़ के चौराहे पर खड़े होकर के मैं ट्रक का इंतजार किया करता था, किसी भी तरीके से बिठा ले। और जब पैसा बीच में मांगने का नंबर आता था मैं हाथ जोड़ लिया करता था। मैं एक ही बात बोलता था, भाई साहब पैसे नहीं है, मैं आपकी 1 बोतल पानी भर के ला देता हूं, मुझसे सर्विस करा लो, लेकिन पैसे नहीं है। दोस्त पैसा नहीं था
किराए के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, मथुरा आया करता था मैं। रात शाम को 11-12 बजे घर में जाकर घुसा करता था। लेकिन क्या करूं, मरता क्या न करता। दोस्त कुछ होता नहीं था पॉकेट के अंदर, लेकिन जिद थी, भूख थी कामयाबी की, परेशान था मैं, कुछ करना चाहता था अपनी जिंदगी में। मुझे इतना पता था, बस तू चलता रहे। सिस्टम में समय दिया, ठेला भी बंद, पैसा आना बंद, परेशानियां शुरू। लेकिन दोस्त मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, ईश्वर बस तू मेरी सांसों को पकड़ के रखना, सारा डायमंड